करता हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र के और विदर्भ के कई जिलों में, कई शहरों में नगर पालिका चुनाव है। हर जगह, हर शहर में, हर गली, हर मोहल्ले में आजकल चुनावी प्रचार की आवाजें ही गूंज रही हैं। हर नेता, हर पार्टी, हर पक्ष अपने अपने उम्मीदवारों को लुभाने में लगी है, तो दूसरी ओर हर उम्मीदवार अपने शहर के विकास के लिए बेहतर विकल्प को ढूंढ रहा है। आने वाले 27 तारीख को, 27 नवंबर को नगर पालिका चुनाव है और इस चुनाव का विश्लेषण हम कर रहे हैं। आज यवतमाल में है। यवतमाल शहर में भी नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर आज हमारे साथ विश्लेषण करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद तारिक लोखंडवाला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपसे वही सवाल करना चाहता हूँ जो हर उम्मीदवार से करता हूँ मैं। जैसा कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता हो, वो जब चुनावी प्रचार के लिए निकलता है या फिर अपने उम्मीदवारों का प्रचार करता है, तो उसके पार्टी का या उसका एक घोषणा पत्र होता है जिसे हम वादे कहते हैं, चुनावी वादे। तो आपके पार्टी का क्या घोषणा पत्र है और किस तरह के वादे आप जनता से कर रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है, वादे तो बहुत सारे नेता करते हैं, लेकिन आज जो देश के अंदर ऐसा माहौल, ऐसी स्थिति पर निर्माण हो गई है कि हर तरफ जातिवाद और देश को तोड़ने के लिए जो साजिशें हो रही है, हमारा सबसे पहला एजेंडा ये है कि देश के अंदर शांति पैदा हो और जो हमारे अंदर धर्मों को लेकर जो चल रहा है विवाद, ये खत्म हो। और दूसरे विकास का, क्योंकि कई सदियां बीत गई हमारे ऐसे, चाहे माइनॉरिटी के एरिया हो, दलित एरिया हो या आदिवासी एरिया हो, आज भी वहाँ पे मूल सुविधाओं से लोग वंचित हैं और हम चाहते हैं कि उनका विकास हो जिनका ये देश हो। हम मूल निवासी हैं यहाँ के और हमारा ही विकास रुका हुआ है, बाकी शरणार्थी जो बाहर से आए हुए हैं उनका विकास पूरी तरह से रुका है। जी, इस चुनाव को लेकर, यवतमाल शहर के चुनाव को लेकर मैं खास बात ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर यवतमाल शहर में हो या किसी भी शहर में हो, शहर के दो विभाग होते हैं। दो विभागों में शहर बटा हुआ होता है। एक वो विभाग होता है जिसको हम सिविल लाइंस कहते हैं, जिसमें हर वो सुविधा होती है। बड़े बड़े रोड्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, टावर्स होते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज होते हैं। और एक दूसरा विभाग होता है जिसको हम स्लम कहते हैं, जहाँ पर झोपड़पट्टी और हर समुदाय, जैसे बहुजन समुदाय, बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी और ओबीसी, ये सब लोग उस स्लम में रहते हैं। तो हालांकि किसी भी शहर को बनाने में स्लम का बहुत बड़ा हाथ होता है। शहर के आर्थिक विकास में भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जब ये शहर में बड़ी बड़ी सड़कें और बिल्डिंग्स बनाई जाती है, तो स्लम के लोग ही वहाँ पर मजदूरी करते हैं। लेकिन उनके बस्ती में जब हम जाते हैं, स्लम में जब जाते हैं, तो उनके सामाजिक जीवन को जब हम देखते हैं, तो उनका सामाजिक जीवन जो होता है वहाँ पर अस्त व्यस्त होता है। किसी तरह की सुविधाएं वहाँ पर नहीं होती है। ना तो सड़कें होती है, ना तो उनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ना तो पानी की सुविधा होती है ठीक तरह से, ना ही शिक्षा की सुविधा होती है। तो ये जो गैर बराबरी है सिविल लाइंस और स्लम में, ये हर शहर की बात मैं कह रहा हूँ, यवतमाल उससे छूटा नहीं है। तो ये जो गैर बराबरी है, ये गैर बराबरी किस तरह से आप दूर करना चाहेंगे आपकी पार्टी के माध्यम से? मान लीजिए कि लोगों ने आपको चुन लिया और लोगों ने इस चुनाव में आपके पार्टी को बहुमत दिया, तो किस तरह से ये गैर बराबरी दूर करने का प्रयास आपकी पार्टी करेगी? ऐसा है कि सबसे पहले तो ये पार्टी जो है, ये बहुजनों की पार्टी है और गरीब पार्टी है। और रही विकास की बात या हमारे स्लम एरिया की बात, तो महाराष्ट्र में अभी तक तो बहुजन समाज पार्टी को कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आप यूपी को देख सकते हैं जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की सत्ता रही। और यूपी हमारे लिए आइडल होगा कि जो, जैसे आपने बताया कि दो जो है देश, शहर जो है दो हिस्सों में बटा होता है, एक सिविल लाइन और एक स्लम एरिया। तो विकास हमारा है, यानी मत हमारा है और विकास जो है वो सिविल लाइन एरिया का है। असल में जो हमारे को फंड गवर्नमेंट की तरफ से आता है
चाहे आदिवासी फंड हो या माइनॉरिटी फंड हो या दलित बस्ती सुधार जो फंड हो, ये फंड हमारे ऊपर हमारे एरिया में ना खर्च करते हुए ये फंड जो है सिविल लाइन वगैरह में खर्च होता है जी। और कई जगह अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर में आवाज़ भी उठाई थी। हमारा दलित बस्ती को सुधार का फंड जो है सिविल लाइन में लगा, उसके खिलाफ में हमने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस वगैरह भी दिए थे। लेकिन जनता भी जानती है कि हमारे इस शहर के अंदर, मैं पूरे महाराष्ट्र की या विदर्भ की बात नहीं करूँगा, लेकिन हम इस शहर के अंदर में हैं, यहाँ पे जनता जानती है कि जो भी पार्टियाँ यहाँ खड़ी है वो उनके सिर्फ खोखले वादे हैं। कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, राष्ट्रवादी का तो अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा है कि सबको देख लिया, अब बहुजन समाज पार्टी की बारी है और जैसे ही हम सत्ता में इंशाल्लाह आएंगे, विकास जो है उसकी गति हाउस पोल से गिनी जाएगी जी इंशाल्लाह। जी। एक सवाल और यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हर इलेक्शन में देखा जाता है, आज़ादी के बाद 60 साल से हम यही देखते आ रहे हैं, हर साल हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, तो सभी पार्टियां, सभी बड़ी बड़ी पार्टियां और सभी उम्मीदवार भी अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, उसमें वो अपने चुनावी वादे उसमें लिख देते हैं और चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं। चुनाव प्रचार होता है, खत्म होता है, चुनाव भी आते हैं और नेता चुन कर आते हैं। वो 5 साल वो काम करते हैं नेता और 5 साल के बाद फिर चुनाव आता है, तो वही घोषणा पत्र की बातें, वही वादे हर चुनाव में सामने आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आप अगर चुनकर आते हैं, वो वादे करते हैं, अगर आपका इस साल का जो इलेक्शन है, जो आने वाला 27 तारीख को, उसमें अगर आपने एक वादा कर दिया कि मैं पानी की किल्लत को दूर करूंगा, तो अगली बार 5 साल के बाद वो आपके घोषणा पत्र से निकल जाना चाहिए लाइन, क्योंकि आपने वो पूरा करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। 60 साल से वही देखते आ रहे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सत्ता में पार्टियां आई है, वो वादे तो वही करती है, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद 5 साल के बाद और चुनाव आता है, तो वही वादे फिर से उनको करना पड़ता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका, और क्या आप विश्वास करना चाहेंगे जनता को कि अगर आपकी पार्टी चुन आती है तो अगले साल, मतलब अगले चुनाव में आपका जो घोषणा पत्र इस साल है वो चेंज होगा, उसमें वो वादे आज के वादे नहीं होंगे, उसमें अलग आधुनिकता के वादे होंगे? क्या है कि घोषणा पत्र वगैरह जो है ये जनता को लुभाने के लिए होता है। इस पे अमल तो 0 के बराबर 5% होता है। और रही बात पार्टियों की, तो साहब आपको एक बात ये बता दूं कि जो भी पार्टी है, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, इनकी विचारधारा ही नहीं। बहुजन समाज पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो उन महापुरुषों के विचारधाराओं पे चलती है, जिन्होंने इस देश के लिए त्याग और बलिदान दिया। उन संतों के विचारधाराओं पर चलती है, जिन्होंने इस देश को अखंड करने के लिए अपना सारा जीवन जो है लगा दिया। अब रहा कि भाई जो मैनिफेस्टो यानी जो हम वादे करते हैं, उसमें क्या है, हमारे यहाँ देश को जो है दीमक की तरह ये जो मनुवादी लोग हैं ये चाट रहे हैं। और ताकत हमारी होती है, वोट हमारा होता है, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारा जो गरीब वर्ग है या मजदूर वर्ग है या स्लम जो एरिया है, ये सुनहरे ख्वाब दिखाते जरूर हैं, लेकिन उसमें से 5% भी जो है ये पूरा नहीं करते। जनता जो है इतनी भोली भाली है कि जनता उन पर विश्वास कर लेती है। पिछले दिनों हमारे यहाँ पे देश में विधानसभा भी चुनाव हुए, लोकसभा भी चुनाव हुए, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन जनता जानती है कि वो एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। और आज जनता जिस हाल से गुजर रही है, शायद इसका इल्म पूरे देश को है कि आज देश की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जनता पूरी सड़कों पर उतर कर आ गई है और कई जगह तो इस नोट के चक्कर में बैंकों के लाइन लगाकर लोग जो है, कई लोग 11-12 लोग इस देश में जो है वो मृत्यु भी पा चुके हैं। तो वादा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जनता को इतना विश्वास दिलाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बहुजनों की पार्टी है, दलित आदिवासी माइनॉरिटी की पार्टी है। और जो ओबीसी वर्ग है, ये ओबीसी वर्ग ने सोचना चाहिए कि बाबा साहब ने जो कुछ भी इस देश के लिए किया, उसमें ओबीसी के लिए भी बहुत कुछ किया है।
तो ओबीसी ने भी समझना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन याद रखिए कि देश में विकास की गति जो है वो बहुत तेज होगी। जी। क्यों तेज होगी, उसके पीछे मैं एक कारण बताता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी में जो नेता है, ये रातों रात सफेद कपड़े पहनाकर नोटों की बैग देकर नेता नहीं बनाया जाता। इसको भट्टी में तपाया जाता है, इसको सिखाया जाता है। सिखाने के बाद में वो एक ऐसी जगह से उसको निकालते हैं कि उसको यानी सलम जितने भी दुख है, तकलीफ है, उस सारी चीज़ों का उसको एहसास होता है, उसको उस चीज़ की मालूमात होती है, तभी जाके वो जनता के लिए काम कर पाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये सारी चीज़ों को लेकर चलती है। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, देश में, जैसे कि देश की बात आपने की, देश में सही मायने में वो माहौल है, एक भय का वातावरण हर किसी के मन में है, क्योंकि कुछ ऐसे फैसले इन 2-2.5 सालों में हो चुके हैं जो जनता के दिल पर सीधे चोट पहुंचाते हैं। फिर वो लव जिहाद का मामला हो, या फिर गोमांस का मामला हो, या फिर अभी नोटबंदी हो। नोटबंदी का हाल ही का उदाहरण हम देख सकते हैं। बातें तो काले धन को रोकने की हुई थी, बातें तो भ्रष्टाचार की हुई थी, लेकिन जिनके पास काला धन है वो कभी कतार में हमें आज तक दिखाई नहीं दिए, बैंकों की कतार में। उसी तरह से दलितों को गोमांस के नाम पर और मुस्लिमों को आतंकवादियों के नाम पर यहाँ पर उनकी आवाज को दबाया जाता है, कुचला जाता है, और अपनी सत्ता की जो रोटियां हैं वो सेकी जाती हैं। और एक एजेंडा इस 2-2.5 साल में सामने आया है कि इस देश को हिंदू बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, वगैरह वगैरह। तो इलेक्शन कोई भी हो, हमारे देश में इलेक्शन को देखने की एक ही नजरिया है, जातिगत अलग अलग समीकरण बनते हैं, फिर वो केंद्र का हो, राज्य का हो, या फिर पंचायत का हो, नगर का हो। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आप जो बातें कह रहे हैं देश के माहौल के बारे में और जनता की समस्या के बारे में, तो क्या आज सही मायने में आपको लगता है कि यवतमाल शहर में, क्योंकि जो सत्ताएं हमने लाई है वो हमने ही लाई है ना, जनता के वोट पर ही कोई भी सत्ता आती है, तो क्या आज आप ये मानते हैं कि जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम समुदाय है, और जो दलित समुदाय है, और जो ओबीसी और SC/ST समुदाय है, क्या वो सही मायने में ये बातें जान रहा है और उसके मन में सही मायने में ये भाव जाग रहा है कि हमारे हाथ में सत्ता आनी चाहिए? क्या लगता है आपको सही मायने में, जमीनी तौर पर क्या ऐसा हो रहा है, अभी होगा आगे, इसकी आशा हम कर सकते हैं? क्या ये सब बहुजन समाज जो है ये एक धारा में, एक विचारधारा में बहने के लिए तैयार है? देखिए, जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि आज जो स्थिति इस देश की निर्माण है, देखिए साहब, ये तो सब क्या है, आज जो सरकार जो बैठी है वो विकास के कम और जात के ज्यादा आधार पे बैठी है। इन्होंने दलितों को, मुसलमानों को लड़ाया, कभी गौ मांस का मुद्दा उठाया, तो कभी लव जिहाद का मुद्दा उठाया, लेकिन उनको ना लव जिहाद से लेना देना है और ना गौ मांस से कोई लेना देना है। असल तो जो है इनको अपनी राजनीति कुर्सी बचानी है, तो ये भोली भाली जनता को इस तरह से जो है यानी इमोशनली, दिमागी तौर से अपने काबू में करने की इनकी प्लानिंग और साजिश है। और रही बात इस देश को हिंदू बनाने की, तो साहब इनको, मेरे को ऐसा लगता कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो करण अर्जुन के बाद में अमरीश पुरी ने पुनर्जन्म का सिस्टम ही खत्म कर दिया, शायद आपको याद होगा, करण अर्जुन देखी होगी, तो अब वो सिस्टम है ही नहीं, कोई पुनर्जन्म लेता नहीं। और रही इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, उसमें वो नाकाम रहे। और राजनीतिक पार्टियों की तो आज मैं आपको बता दो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, SC हम जिनको कहेंगे, या ST समाज, आज उनके समझ में आ गया कि जिनको हमने 60 साल जो है हुकूमत करवाई, या 60 साल हमने अपने मत दे के इनको पाला, वो हमारे किसी काबिल नहीं रहे, नाकारा रहे। तो सारी जगह से आप इलेक्शन के जो है रिजल्ट देखिए कि जो राजकीय जो पार्टियां हैं, जो समझ लो अलग अलग स्टेट की है, वही जो है ताकत से चुनकर आई है।
और ये जो बड़ी नामनियाद पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो इनको नाकामी मिली। क्योंकि आज बहुजन की ये समझ में आ गया कि 60 साल इनको हुकूमत दी, अब 2.5 साल इनके हो गए, 2.5 साल में इन्होंने 60 साल की कसर पूरी कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि आगे जनता और बेवकूफ़ बनेगी, क्योंकि अब तो सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि युवा वर्ग जो है वो अब राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऐसा होता था कि अपने माँ बाप अपने को समझाया करते थे कि बाबा हमको कांग्रेस को वोट देना है, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, मुसलमानों पे जुल्म अत्याचार करेगी, या बुद्धिस्ट समाज का अगर कोई रहे तो वो यही शब्दों का इस्तेमाल उसके घर में किया जाता था। लेकिन आज ऐसा है कि युवा वर्ग समझाता है माँ बाप को कि हमको अब ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो आज आपको मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी पिछली विधानसभा का अगर आप रिजल्ट लेंगे तो विदर्भ के अंदर में कई जगह ऐसे हैं जहां बहुजन समाज पार्टी जो है सेकंड पे और थर्ड पे रही। तो ये एक अच्छी कामयाबी है बहुजन समाज पार्टी की, और जनता के लिए भी ये खुशखबरी है कि आने वाला वक्त जो है उनकी अपनी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, यही सत्ता में आएगी, और जनता का भी यही ख्याल है कि बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता में आना चाहिए। जी, आखिरी वही सवाल मैं पूछता हूँ जो मेरा उद्देश्य है इस इंटरव्यू के पूरे इंटरव्यू के पीछे। ये यवतमाल में इलेक्शन है 27 तारीख को और हर जगह है, यवतमाल की बात हम करते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े बैनर लेकर, बड़े बड़े पार्टियों के जितने भी नाम आपने लिए हैं और जितने भी नाम लोगों के जुबान पर है, और आज बहुजन समाज पार्टी भी एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है देश में, नेशनल पार्टी है, और यूपी में 3 बार बहन जी की सत्ता रह चुकी है, 4थी बार अभी आ रही है। तो यवतमाल की बात करते हैं, जब मतदाता 27 तारीख को घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मतदाता आज जागरूक है, आप ही ने कहा है, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है उसका सही इस्तेमाल करना जानता है। तो जब वो 27 तारीख को बाहर निकलेगा और मतदान की पेटी तक जाएगा, तो वो बाकी सारे लोगों को छोड़कर आपके सामने की बटन क्यों दाबेगा, वो क्यों दबाएगा? मतलब ये है कहने का कि बाकी सारी पार्टियों को, उम्मीदवारों को छोड़कर बीएसपी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान क्यों डालेंगे लोग? बीएसपी को मतदान क्यों करेंगे? ऐसा है साहब कि आपको तो पहले बताया मैंने कि 70 साल का अर्सा हो गया इस देश को आज़ाद हुए, 68 साल के करीब में हो गए, 67 साल। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो है विकास की गति कितनी यानी स्लो है, धीरे है, हर खास तौर से हमारे अपने एरिया। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने यूपी देखा होगा या यूपी के बारे में सुना होगा, तो उनको ये मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आने के बाद में आम जनता और उसके बाद में जो समझ लो निचला वर्ग जिसको बोलेंगे, जैसे माइनॉरिटी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, टेढ़ी माड़ी जो हो गए, तो इनका विकास जो है वो बहुत तेजी से हुआ। वहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस जो है बनाए गए, और लोगों को यहाँ तक कि जिनके पास में जो मजदूर वर्ग थे उनको खेती तक के दी गई। तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो उसका मकसद जो है वो राजकीय कम और क्या कहेंगे उसको, सोशल जो है वो ज्यादा काम करती है, जोड़ने का काम करती है। सारी पार्टियों का आपने सुना होगा कि जात के नाम पर वोट जो है मांगती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधाराओं पर चलने की बात करती है और विचारधाराओं को मानती है और विचारधाराओं को इस देश में काबिज करना चाहती है, इस देश में नाफिज करना चाहती है। और जनता को भी अब ये लगा है, पिछले विधानसभा से हमने ये देखा है कि जनता खुद चाहती है कि अब बदलाव होना चाहिए, और बदलाव का पर्याय सिर्फ एक ही है, बहुजन समाज पार्टी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे मिले और अपने भावनाओं को व्यक्त किया और दर्शकों को सही रास्ता दिखाया। हम भी चाहते हैं कि इस देश में बदलाव हो और परिवर्तन की जो विचारधारा है वो लागू हो, क्योंकि वास्तविक जो नियम होता है, नैसर्गिक नियम जिसे कहते हैं, वो यही कहता है कि बदलाव होना चाहिए। और देश में जैसे कि हमारे देश ने कई सदियों से गुलामी झेली है और आज भी झेल ही रहा है, तो इस गुलामी से आजाद हो। और दर्शकों को ये मैं खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अधिकार हमें दिया है वोटिंग करने का,
बहुत ही मेहनत से दिया है और बहुत ही मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने त्याग दी इस अधिकार के लिए। तो ये अधिकार जब आपको मिला है तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। और जब 27 तारीख को आप वोटिंग करने जाएंगे, वोटिंग कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मतदान कोई भी हो, इलेक्शन कोई भी हो, उसमें जो अधिकार हमें मिला है उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ खासतौर पे कि वो जो अधिकार हमें मिला है वो जाया ना जाए, वो सही मायने में उसका इस्तेमाल हो और ज्यादातर बहुजन समाज के हित में हो। जो इस देश में रहने वाला 85% वर्ग है, जो पिछड़ा है, शोषित है और सदियों से है, ये आज की बात नहीं है, तो उनको भी अपने अधिकार मिलने चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब उनके हक की सरकार उनको मिले। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए वक्ता, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जय भीम इंडिया। जय भीम।